Hello everyone, my name is Akanksha Dubey and today I'm going to discuss about amendment of the constitution along with the basic structure, doctrine of basic structure. Okay, so आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 एंड 9 शेड्यूल विच आर ऑल गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, एंड वन नीड्स टू हैव अ प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 12, 13 फंडामेंटल राइट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अमेंडमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी. तो अमेंडमेंट और जो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, इसको समझने से पहले, इसको जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके माइंड में ये क्लियर हो कि आर्टिकल 12, 13 फंडामेंटल राइट किस बारे में बात कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को उन्होंने कंक्लूड किया है. ठीक है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड टू द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी. ओके, so amendment under Indian Constitution which is provided under part 20 है ना, और article 368 which talks about the power of parliament to amend the constitution and procedure thereof, जो भी procedure उसमें दिए गए हैं. So before moving further I would like to read this article for you all. Clause first है, ये बात करता है कि notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of its constitutional power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. तो सबसे पहले इसमें कहीं पर भी पावर की बात नहीं की गई है इस क्लॉज के अंदर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल इसमें पावर की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर की बात की गई है. और कहा यह गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है कि जब वो उसको एक्सरसाइज करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो, तो वो इन 3 वेज से, कौन से बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपीलमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं. ठीक है, सो अमेंडमेंट को 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिफाइन किया और कहा है कि अमेंडमेंट फॉल्स अंडर 3 कैटेगरीज. First one is affected by simple majority, affected by special majority which is 2/3 majority, affected by special majority plus ratification by state. ठीक है, which is of 1/2. Okay, and these all 3 categories are given under the article 368 clause 2. फर्स्ट कैटेगरी क्या बोलती है कि ऑल दीज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368. ये जो चीजें दी गई हैं यहाँ पर विच फॉल्स अंडर 368 की सिंपल मेजोरिटी में जो भी चीजें फॉल करती है, इनको इस कैटेगरी से इस एम्बिट से इसको एक्सक्लूड किया गया है. सिंपल मेजोरिटी क्या बोलती है? इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 4 which is of creation of new state or reconstitution, article 169 which talks about creation or abolition of upper chambers in state, 239A constitution of centrally administered areas, para 7 of its schedule, para 21 of 6th schedule. Okay, स्पेशल मेजोरिटी या जो दूसरी कैटेगरी है वो किस बारे में बात करती है? ये बोलती है दोज आर्टिकल्स और पार्ट्स नॉट रिफर्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी. अब ये इसमें जो भी चीजें आएंगी वो फर्स्ट कैटेगरी में रिफर्ड नहीं होंगी. एंड दीज आर नॉट मेंशन एक्सप्रेसली, ये सारी चीजें कहीं पर भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं की गई हैं. एंड वन विल हैव टू अराइव एट दीज प्रोविजंस by taking all the parts of the constitution and subtracting those mentioned in the फर्स्ट कैटेगरी. ये सारी चीजों को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट वन में से इसको हटाना पड़ेगा, which is mentioned in the first category, जो कि फर्स्ट कैटेगरी में मेंशन है, and those mentioned in थर्ड कैटेगरी, और जो थर्ड कैटेगरी में मेंशन है. ठीक है, अब यदि हम रेसिड्यूरी पावर प्रोविजंस की बात करें जो कि कहाँ फॉल हो रहे हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी में आपके फॉल होंगे. ठीक है, थर्ड कैटेगरी किस बारे में बात कर रही है? तो ये बोलती है रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी विच इज ऑफ 2/3 मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, 2/3 आपकी स्पेशल मेजोरिटी काम करेगी, पास करेगी उस रेजोल्यूशन को अमेंडमेंट के लिए, और 1/2 आपका स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा. ठीक है, मतलब 1/2 नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि जो जितनी भी मेंबरशिप इसको पास करेगी कम से कम 1/2 से कम नहीं होना चाहिए वो. ओके, अब इसका प्रोविजो है 368 के 2 का जो प्रोविजो है वो क्या बात करता है? तो ये बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विच कम्स अंडर आर्टिकल 54 एंड 55. ठीक है, 52 इस बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है,
extent of executive power of union and state, which is covered under article 73 and 162 respectively. थर्ड बोलता है प्रोविजन डीलिंग विद सुप्रीम कोर्ट चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, प्रोविजन डीलिंग विद हाई कोर्ट चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 एंड आर्टिकल 368 which is we are reading अमेंडमेंट के बारे में बात करता है एंड फ्यू मोर. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट केस जो आता है वो है क्यूलो हुलान वर्सेस जाकिलू. ठीक है. इसका साइटेशन क्या है? AIR 1993 SC 412. So an amendment to 10th schedule in effect barred the jurisdiction of the court. 10th schedule को में जो अमेंडमेंट है वो क्या बात कर रहा है? 10th schedule का जो अमेंडमेंट है वो किस बारे में बात करता है? कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार करने की बात कर रहा है. किसके रिस्पेक्ट में? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ हाउस. किसी हाउस के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को इंक्लूड कर रहा है. अब ये कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा. एन अमेंडमेंट बाय वे ऑफ सिंपल मेजोरिटी फॉलोड. और ये अमेंडमेंट किस मेजोरिटी को फॉलो करेगा? सिंपल मेजोरिटी को. दो इट डिड नॉट मेक अमेंडमेंट टू एनी चेंजेस टू पार्ट्स रिफर्ड इन आर्टिकल 368(2). ये वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा. कहां पर? 368 क्लॉज 2 में. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन इफेक्ट इट अमेंडेड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ये उनकी पावर्स को इफेक्ट करेगा. किनकी पावर को? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है. आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? तो आगे इन्होंने बोला कि द अमेंडमेंट वॉइड. ये जो अमेंडमेंट है ये वॉइड होगा बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर of special majority as enumerated under article 368 clause 2. ठीक है. क्योंकि ये प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं कर रहा है. केस 2 क्या है? केस 2 इज अबाउट बिरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव वे. AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845. So power to amend the constitution conferred on parliament includes article 1. ठीक है. In effect includes power to set यानी कि give up national territory in favor of the foreign state. ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, जो कि इंक्लूड कर रहा है पार्लियामेंट को. कहां? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में. और इसके इफेक्ट में ये छोड़ने की पावर भी दे रहा है. ठीक है. कि आप किसी टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकते हो, रिनाउंस भी कर सकते हो. अब द ओरिजिनल आर्टिकल विच इज 368 कब आया? ये 1950 में. इट वाज क्वाइट सिंपल. ये बहुत ज्यादा साधारण था. एंड ड्यू टू सेवरल अमेंडमेंट, जब बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, विशेषकर 24th अमेंडमेंट 24वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो दिस प्रोविजन हैज बिकम लेंदी. तब क्या हुआ? जो 368 का प्रोविजन था इसको लेंदी कर दिया गया. ये लेंदी हो गया. सो दिस वाज ड्यू टू द स्क्वेबल बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडिंग पावर. अब अमेंडिंग पावर के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो ये स्क्वेबल हो गया. ठीक है. किसके बीच में? एक झगड़ा, एक पजल तरह से हो गया. किसके बीच में? जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच. ठीक है. Dr. Bhimrao Ambedkar in the Constituent Assembly clarified the members that the amendment process in India was quite simple compared to American and Australian Constitution. अब अंबेडकर जी ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने ये क्लियर किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर था वो सबसे ज्यादा सिंपल था. किसके कंपैरिजन में? अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन does not have रेफरेंडम प्रोसेस. इसमें रेफरेंडम प्रोसेस का कोई जगह ही नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था. ओके. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन क्या है? व्हेन वन थिंग ट्रांजिट टू अनदर. ठीक है. सो नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. अब हम लोग ट्रांसफर कहां पर होंगे? अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर थे वो जो हम पढ़ रहे थे उसके बाद से हम कहां पर जंप आउट करेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे. सो अ लॉट of things here are overlapping. बहुत सारी चीजों ने यहाँ पर ओवरलैप किया, ओवररूल किया. Practically, a strict line between amendment and basic structure doctrine cannot be drawn. यदि एक स्ट्रिक्ट लाइन के बारे में बात की जाए तो अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर के बीच में कोई भी स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ नहीं की गई. द रूल्स रिलेटिंग टू अमेंडमेंट एज गिवन अंडर आर्टिकल 368 हैज बीन मॉडिफाइड बाय सेवरल डिसीजन. बहुत सारे डिसीजन आए जिसकी वजह से इसकी जो ये स्ट्रिक्टनेस थी उसको मूव किया गया है ना, उसको मॉडिफाई किया गया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विच वी विल डिस्कस नाउ. ठीक है. जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके. ओके. सो दीज केसेस बिकम द कंटेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी. और ये सारे केसेस जो है ये क्या बने? बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वहां पर ये कंटेंट बनकर सामने आए.
Now moving further, we will discuss about basic structure of doctrine. As I have already told you, today I will discuss about amendment, procedure of amendment along with the doctrine of basic structure. Okay, so there are three stages we will read in the theory of basic structure. Three positions we can say. So first one is pre-Keshwananda position, second during the decision of this case, and third is post Keshwananda. Okay, so पहले में क्या हुआ? No mention of basic structure. केशवानंदा डिसीजन आने से पहले बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं मेंशन नहीं किया गया था, मतलब कि इस केस में इस थ्योरी को प्रपोज किया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिक स्ट्रक्चर का, इसको थोड़ा विस्तार दिया गया, क्रिस्टलाइज क्लियर किया गया, और जो नए डायमेंशन थे उनको ऐड किया गया। ओके, अब इस केस के पहले तीन केस आए। कौन से केस के पहले? केशवानंदा केस के पहले तीन मेजर केसेस आए। फर्स्ट वन वाज अबाउट शांकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 458। इसमें क्या बोला गया? पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है। लॉ इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द इंक्लूड, मतलब लॉ शब्द जो डिफाइन किया गया है, उसमें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात नहीं की गई है। ठीक है, अमेंडमेंट बाय वे ऑफ आर्टिकल 368 डन इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, नॉट लेजिस्लेटिव पावर। अब जैसे कि हमने बताया, इसमें सिर्फ प्रोसीजर की बात की गई है, पावर की बात नहीं की गई है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात की गई है वो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, संवैधानिक शक्ति है, ना कि लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, सज्जन सिंह केस में क्या हुआ? इसके बाद आया सज्जन सिंह केस वर्सेस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1965, SC 845. This is a citation of this case. सांकेत प्रसाद was upheld by majority. अब मेजोरिटी आई यहाँ पर, कौन सी मेजोरिटी? द बेंच ऑफ 3:2, 3:2 की मेजोरिटी आई, जिसमें दो जजेस ने क्या किया? डिसेंट किया, और 3 जजेस ने अपनी एसेंट दे दी। क्या बोला? सर्टेन बेसिक फीचर्स आर सेक्रेड, कुछ बेसिक फीचर को अलग कर दिया गया। अब इसके बाद तीसरा केस कौन सा आया? बोला ना ऊपर तीन मेजर केस हम पढ़ेंगे। तो थर्ड वाज अबाउट गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, व्हिच इज वेरी फेमस एज वी ऑल नो। इसका साइटेशन क्या था? AIR 1967, SC 1643। इसमें क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता। Any amendment violating fundamental right is not allowed in the scheme of Indian Constitution. इन्होंने क्या बोला कि कोई भी अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, उससे संबंधित कोई भी अमेंडमेंट इस स्कीम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में अलाउड ही नहीं है। नाउ द मेजर प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम हियर। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, आइए जानते हैं। तो गोलकनाथ इफेक्ट एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ? इस केस में ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव said that Article 368 only provided procedure to amend the Constitution. Only procedure, how it will be amended. Only, है ना? Only शब्द यहाँ पर दिया गया, and not the power to amend. इन्होंने अमेंड करने की पावर नहीं दी है, बस इतना बोला है आपके पास संवैधानिक शक्ति है कि आप इसको अमेंड कर सकते हो। अब चूंकि ये लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ मैंडेट नहीं किया गया उसको। ठीक है, ओके। अब प्रायर टू ईयर 1971, 1971 से पहले आर्टिकल 368 हैड अ मार्जिनल नोट प्रोसीजर टू अमेंड। 368 से पहले यहाँ पर एक मार्जिनल नोट था जिसमें क्या बोला? प्रोसीजर टू अमेंड ओनली, जबकि अभी क्या बोल दिया? पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड। ठीक है, ड्यू टू द डिफिकल्टीज क्रिएटेड इन गोलकनाथ केस। अब इस केस इस डिफिकल्टी के कारण which arose under गोलकनाथ केस, the पार्लियामेंट पास द 24th अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट ने क्या किया? एक 24वां संविधान संशोधन पास किया, किस सन में? 1971 में, एंड मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू आर्टिकल 368, और कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। ठीक है, 368 में, एंड आर्टिकल 13 किसके साथ? आर्टिकल 13 के साथ, एंड नलिफाइड द गोलकनाथ इफेक्ट। और इसके साथ क्या किया इन्होंने? गोलकनाथ इफेक्ट को नलिफाइड कर दिया गया, जीरो इफेक्ट। सो रिफर टू द चेंजेस मेड बाय 24th अमेंडमेंट, somebody drafted the amendment brilliantly to nullify every effect of गोलकनाथ। और क्या बोल दिया गया कि किसी ने ब्रिलियंटली इसको ड्राफ्ट किया और पूरे केस को, गोलकनाथ केस में जो भी इफेक्ट आया था उसको पूरी तरीके से नल कर दिया, नल एंड वॉइड।
ठीक है, ओके। अब क्या आया, केशवानंदा केस, ठीक है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की उत्पत्ति हुई। सो वैलिडिटी ऑफ सेवरल लैंड रिफॉर्म एक्ट, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट की वैलिडिटी को देखते हुए जिनको क्वेश्चन किया गया था, वर क्वेश्चन किसके साथ साथ अलॉन्ग विद 24, 25 एंड 29 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पिटिशनर ने अर्ज किया, एक पिटिशन दायर की that certain essential elements and feature were sacred and could not be destroyed, कि कुछ essential elements आए, ठीक है, जिनको क्या किया गया, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलग तो किया जा सकता है पर उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। They said these basic feature related to human rights and fundamental rights which people gave to themselves and are inviolable, इनका वायलेशन नहीं हो सकता। इन्होंने बोला जो बेसिक फीचर जो कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड थे, जो कि लोगों ने खुद को ही दिए थे, हम बोलते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें सोवरेन पावर किसके पास है, वी द पीपल के पास, ठीक है, जो कि क्या है, इनवॉयलेबल है ना, वी कांट बी वॉयलेट दैट। सो देयर वर 13 जजेस रोट 11 डिफरेंट जजमेंट्स, 13 जजेस की बेंच थी जिन्होंने 11 अलग अलग जजमेंट लिखे। ये केस फेमस किस लिए है, इसकी लेंथ के लिए और इसके वेरिएट ऑप्शन के लिए, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट टू अराइव एट द कंक्लूजन अबाउट द एंड इफेक्ट ऑफ द जजमेंट, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि इसका एंड इफेक्ट क्या होगा। डिसीजन क्या आया, ऑल जजेस हेल्ड दैट, सारे जजेस ने कुल लास्ट में ये बोला कि दैट 24th अमेंडमेंट वाज वैलिड। ऑल जजेस हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टी इंक्लूडिंग एफआर फंडामेंटल राइट। सारे जजेस ने क्या इंक्लूड किया कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर होती है अमेंड करने की सारे प्रोविजंस को अलोंग विद फंडामेंटल राइट। हाउएवर, फिर भी जो 7 जजेस थे उनमें से 13 जजेस की बेंच में से, उनने बोला कि नहीं, इनके पास बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की पावर नहीं होती है, ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव द टर्म कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें क्या क्या आएंगी, क्योंकि आप यदि देखें तो इस केस की, केशवानंदा भारती केस की एक मेन बात ये भी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों अमेंड नहीं किया जा सकता, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है वो एक्सप्रेसली कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। जैसे स्टेट को डिफाइन किया गया है ना, लॉ को डिफाइन किया गया, फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया गया कि क्या क्या चीजें फंडामेंटल राइट में आएंगी, रिट्स को डिफाइन किया गया, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। एंड द थिंग विच इज नॉट इवन डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन इट बी अमेंडेड, ऑफ कोर्स नॉट, ओके। सो on in part 2 of this class or this video, we'll discuss कि what constitute or what kind of content is there under basic structure, doctrine of basic structure, okay. So that's it for the day. Thank you, hope you like this class. मिलते हैं अगली क्लास में, take care, bye bye.